नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स में हमने देखा था कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स। और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे कि उसको अगर वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो वाटर सॉल्यूबल बेसिस बन जाएंगे, यानी कि अल्कली बन जाएगा, ये हमने देखा था। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे थे जैसे मैग्नीशियम था या जिंक था, तो उसके केस में हमने ये देखा था कि वहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के केस में भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन रहा था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि वो कभी बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, कभी एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स में जब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड, तो क्योंकि मेटल था ना, मेटल क्या बना रहा था, बेसिक ऑक्साइड, तो ये मेटल का ठीक उल्टा है, ये क्या करेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड और या बनाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि पानी होता है, कि वो ना तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि जैसे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल्स के जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो डिजॉल्व कर जाते हैं, पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, पानी में डिजॉल्व करके एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके दो एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें दो एग्जांपल्स हैं बस। तो जैसे एक एग्जांपल है कार्बन का, ठीक है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर या तो बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, हमने पहला एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कार्बन, तो C+O2 ये बनाएगा CO2, C+O2 ये बनाएगा CO2, ठीक है। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें कैसे पता कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, कैसे पता चलता है? हम ये कहते हैं कि जैसे हमने बेसिक ऑक्साइड की बात करी थी, तो बेसिक ऑक्साइड में क्या था कि जैसे सोडियम ऑक्साइड बन रहा था Na2O, हमने ये कहा कि उसको अगर वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो NaOH बन जाएगा। NaOH क्या होता है? NaOH तो एक बेस होता ही है, हमें पता है। प्लास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेस होता ही है, उसके बारे में हमें पता है। तो ऐसा ही काम यहाँ पर हो जाए, कार्बन ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है कि अगर इसको पानी में डिजोल्व करें और डिजोल्व करने पर एक एसिड बन जाए तो हम कहेंगे क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमने वही काम करा, CO2 को लिया और CO2 को वाटर में डिजोल्व करके देखा, वाटर में डिजोल्व करके देखा तो ये क्या बन गया, H2CO3। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, समझ गए? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड होता है। हमने देखा था कि दो अलग अलग तरीके के एसिड होते हैं, एक होते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं, और एक होता है हमारे पास मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो लेबोरेटरी में बन के तैयार होते हैं उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। अभी कोई भी चीज़ अगर लेबोरेटरी में बन भी रही है तो वो बन किस चीज़ से रही है, उन्हीं मिनरल्स से तो बन रही है जो नेचर में अवेलेबल हैं, तो इसीलिए उनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है। मिनरल एसिड्स को सिंथेटिक एसिड एनीथिंग विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैन, जो इंसान ने बनाई है उसको हम सिंथेटिक थिंग बोल देते हैं। तो मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड बोला जाता है क्योंकि बना रहे हैं उसको, खुद बना रहे हैं। और उनको नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड इसलिए बोला जाता है कि भाई नींबू इंसान ने बनाया नहीं है, नींबू तो पेड़ से तोड़ा, और नींबू को जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें जो खट्टापन है वो जो एसिड है दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इमली की, तो इमली को जब खाते हैं तो जो खट्टापन आता है तो वो जो है वो दूसरा अपनाता है, टार्टारिक एसिड। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड है। तो ये एसिड्स जो है नेचुरली हमको डायरेक्टली मिल रहे हैं, इनको बनाया नहीं जा रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो H2CO3 है ये एक मिनरल एसिड है,
क्योंकि इसको लैब में बनाया जा रहा है। और मिनरल एसिड में भी ये सबसे हल्का एसिड है, बहुत वीक एसिड है। एक्सेप्शन था ये, मिनरल एसिड सारे के सारे जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन इसको वीक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको अगर आप टेस्ट भी कर लेंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। H2CO3, आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में लिखा रहता है स्वीटेंड कंटेन्स स्वीटेंड शुगर, उसके अंदर शुगर होती है जो कि बहुत मीठी होती है। दूसरा कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर यही होता है जिस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जाती है। कार्बोनेटेड वाटर तो बहुत ज़्यादा पीना हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक होता है, क्योंकि CO2 को वाटर में मिक्स कर दिया। सिमिलरली अगर आप सीधा ये तो इसमें तो चलिए और फ्लेवर्स मिले रहते हैं, चाहे वो मिरिंडा हो, फैंटा हो, कोका कोला, थम्स अप, तो सब में थोड़े थोड़े फ्लेवर्स मिले रहते हैं ताकि सबका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाए। बेसिकली तो सारे के सारे सोडा है, ठीक है, और सोडा यही होता है CO2 + H2O। तो जो सोडा है, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है वाटर में, ठीक। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपके पास सोडा है और आपके पास पानी नहीं है और आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पर आपको पानी मिल नहीं रहा है, अब सोडा पिए कैसे भाई? बड़ा खट्टा सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों खट्टा क्यों लग रहा है? एसिडिक हो गया ना, क्योंकि H2O में CO2 मिला हुआ है तो H2CO3 बन गया उसके अंदर। तो वो क्या है कि वो आपको एसिडिक लग रहा है, इस वजह से उसमें खट्टापन है। खोल कर छोड़ दीजिए, 1-2 घंटे बाद पी लेना, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर ही वाटर बचेगा। तो सोडा में कुछ होता नहीं है, सोडा के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। सोडा के अंदर क्या करा जाता है? सोडा के अंदर बस कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को कार्बोनेटेड वाटर भी बोल देते हैं। तो H2CO3 लोग पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट कभी कभी लिमिट में जब इसको पिया जाता है, ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक ही पिए जा रहे हो, बर्बाद ही कर लिया अपना शरीर कोल्ड ड्रिंक पी कर। थोड़ा बहुत कभी कभी अगर गैस की शिकायत हो जाती है तो ये हेल्प भी करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये कौन सा ऑक्साइड बना? CO2 एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि पानी में मिलाया एसिड बन गया। अगला देखेंगे सल्फर, ये बड़ा थोड़ा खतरनाक है। S+O2, तो सल्फर भी तो एक नॉन मेटल है, इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बन जाता है। रटने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें पता है सल्फर की वैलेंसी, अरे भाई सल्फर की वैलेंसी, सल्फर कितना होता है? 16 और 286। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ठीक है। अब आ जाता है ऑक्सीजन इसके पास, ऑक्सीजन का 8, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 6 है। अब सल्फर कह रहा है ऑक्सीजन के साथ, भाई तू कहाँ से आ गया यार मेरे पास, मुझे खुद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तू खुद बेकारी है, तेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तेरे से क्या मेरे को फ़ायदा होगा? दोनों कहते हैं बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। फिर एक रास्ता निकलता है, रास्ता ये तो सल्फर कहता है यार कोई मिल नहीं रहा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, चल भाई तेरे से शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, दोनों भाई क्या हुआ? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है? 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रख दिए सामने, और सल्फर ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए, और ये कह दिया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तू डाल शेयरिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन मैं डालता हूँ शेयरिंग में। तो ये ऑक्सीजन बोलता है अरे वाह मेरा तो मज़ा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहेगा ये मेरे भी है, सल्फर कहेगा ये मेरे भी, वो दोनों झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि शेयरिंग का मतलब ही है कि इस रूम में मैं भी रहूँगा आप भी रहोगे तो झगड़ेंगे नहीं, ये रूम हमारा है, ठीक। तो वो चीज़ हो गई कि इन्होंने शेयरिंग करनी है। ऐसे ही सल्फर कह रहा है कि नहीं आप गया तो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हाँ, ये सल्फर भी हो गया सेटिस्फाई। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से सल्फर में और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है
कि जब यहाँ पर SO2 है हमारे पास, तो SO2 जब यहाँ पर आया तो हम ये कहेंगे कि इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा। ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड कैसे होगा, SO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये कोवलेंट कंपाउंड इस तरीके से बनते हैं, कहेंगे तो डिटेल में मैं करा दूंगा, अगर आपके स्कूल में कराया गया होगा तो। कोवलेंट कंपाउंड सिलेबस में से हटा दिया है, आयनिक कंपाउंड ही है इस बार सिलेबस में। और आप ये देखिए SO2 प्लस H2O, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड से थोड़ा सा कम खतरनाक एसिड है तो खतरनाक, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड तो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एसिड रेन में। एसिड रेन में क्या होता है भाई, अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, वही रह रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है। तो पॉल्यूशन बहुत है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पॉल्यूटेंट, एक पॉल्यूटेंट है जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो यही है SO2। तो SO2 बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए जो ये जो आपका जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं सब जगह पे, वो गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, वो गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दें। क्यों? क्योंकि उसमें डेंगू का मच्छर डेवलप हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए पानी इकट्ठा ना होने दें अपने आसपास। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर गाज़ियाबाद में भी ये कहा जाता है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, सब जगह ये कहा जाता है जब बारिश होती है तो बारिश में एकदम से पहली बारिश में ना भीगे। मान लीजिए 4 दिन 5 दिन या 6 दिन हो गए हैं और बारिश हुई नहीं है, अब अचानक से बारिश पड़ती है तो उसमें ना घूमें, उसमें खुजली वगैरह शरीर में हो सकती है। रीज़न, पूरे एटमॉस्फेयर में SO2 घूम रही है, और जो SO2 घूम रही है सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब पानी पड़ेगा तो पानी SO2 के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। अब वो सल्फ्यूरस एसिड ऐसा नहीं है कि आपको जलाकर मार देगा, वो जो सल्फ्यूरस एसिड है उससे थोड़ी सी इचिंग हो जाएगी बॉडी, अलग अलग जगह खुजली होने लगेगी। बारिश में भीग कर आएंगे तो आपका मन करेगा कि पहले मैं ढंग से नहा लूँ, ठीक है। तो जबकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जो रेन वाटर है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, उसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको रास्ते में मुलाकात हो रही है ना उसकी SO2 से, तो वो उसको जहरीला बना रहा है सल्फ्यूरस एसिड। तो हम लोग तो चलो घर पर आ गए, घर पर आकर फिर नहा लिया साफ़ पानी से, तो हमारे को तो खुजली जो हो रही थी वो नहीं होगी। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो मर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनका जो पानी है उनमें जब ये सल्फ्यूरस एसिड जाकर मिक्स होगा रेन के थ्रू, जब ये सल्फ्यूरस एसिड जाकर मिक्स होगा तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उस पानी से बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो मरेंगे, रहेंगे तो एसिड रेन से मर जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा घातक होता है। तो इसलिए ये एसिड रेन जो है, एसिड रेन का इंसानों से ज़्यादा नुकसान एक्वेटिक एनिमल्स को भुगतना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हो गए जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। The non-metal oxides like CO2 and SO2 turn blue litmus solution red, showing that they are acidic in nature. तो ये पता चलता है इससे कि they are acidic in nature. These acidic oxides are called acid anhydrides. इन acidic oxides को हम acid anhydrides भी बोल देते हैं। Now we will discuss some non-metal oxides which are neutral, that is neither acidic nor basic. तो कुछ acidic oxides ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक होंगे और ना ही बेसिक। हाँ जी, कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन है, इधर भी कार्बन था, तो क्या होता है कि आप उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई मत करिए, ठीक है, आप उसका इम्पार्शियल कंबस्शन करवाइए, आप उसको पूरी तरह से कार्बन ऑक्सीजन सप्लाई मत करिए। तो इनसफिशिएंट जब ऑक्सीजन होगी तो कार्बन पूरी तरह से बर्न करके CO2 नहीं बनाता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है हमारे पास C + O2, तो क्या बन जाता है C
CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको आप बैलेंस करते रहिएगा। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और इधर 2 लगा दीजिए। यहाँ लिखेंगे insufficient supply of oxygen। ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई, आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उसको प्रोवाइड नहीं कराना है, थोड़ा सा रोक कर रखना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता। उसके बाद सेकंड देखेंगे हाइड्रोजन। H2 plus O2, H2 plus O2 gives H2O। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का इधर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, हाइड्रोजन का 2 2 का 4 हो गया, तो उधर भी 2 लगाया। और H2O बना है तो हमको पता ही है कि जब H2O बना है तो H2O तो भाई ना एसिड है ना बेस है, H2O तो वैसे ही वाटर है, न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे। हमने वहाँ पर सेकंड रिएक्शन क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये देखा था। अच्छा, वाटर के साथ में जब मेटल्स का रिएक्शन होता था, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का हुआ वाटर के साथ में रिएक्शन H2O के साथ। ठीक है, तो हम ये बोलते थे कि ये किस तरह से रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन ऐसे होता है जैसे सोडियम है, तो सोडियम को तो बोलते हैं Na की वैलेंसी कितनी है 1+, और जो ये H2O है, H2O को लिखने का ये तरीका होता है H1+ और OH 1-, समझ गए, OH 1-, तो हम H2O को HOH भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपनी वैलेंसी दिखाता है 1+, और OH यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी वैलेंसी तो 1- होती है। तो Na जो है, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाए मेटल्स की तो हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर, बहुत ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो Na चला गया OH के साथ, तो क्या बन गया NaOH, और इसको डिस्प्लेस करा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मतलब हटा दिया, तो हाइड्रोजन अलग बैठ गया, अलग हट गया, निकल गया रिएक्शन में से बाहर निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन, जैसे हमने ये तो H2O का केस देखा, ऐसे ही हमने अगला देखा था, ये तो सेकंड टाइप था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। थर्ड टाइप हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड्स में भी इसी तरीके का रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, Na+HCl। तो भाई सोडियम का वही वैलेंसी 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बनता है NaCl और प्लस H2, ये बनता था। ठीक, ये दो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को इन्हीं दोनों की ज़रूरत है। हम सेकंड वाला रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, और थर्ड वाला टाइप देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, किसी भी नॉन मेटल की बात हमने करी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिएक्शन में H2O के साथ करा था, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2-, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, ठीक है, या HOH बोल दीजिए, है ना, और OH 1-। तो ये नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन है, तो क्या कोई नॉन मेटल किसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉन मेटल क्योंकि एनायन है और ये कैटायन है, तो मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नॉन मेटल ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये जो O2- है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका काम आसान हो गया। ये आप नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर सकते, और हाइड्रोजन को रिमूव यहाँ से करके खुद नहीं बैठ सकते उसकी जगह, समझ गए, डिस्प्लेस नहीं करा जा सकता। तो ये रीज़न है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर होता ही नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको कोई रिएक्शन याद नहीं करनी है। थर्ड आ जाइए,
थर्ड में भी सेम कहानी भाई, थर्ड में भी तो वही चीज़ है कि अगर मैंने ऑक्सीजन का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, ये O2 माइनस है और ये H1 प्लस है, ये Cl1 माइनस है। भाई ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन एक मेटल है, ये इसको कहाँ से डिस्प्लेस करेगा? डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो थर्ड देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो इसमें क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स इफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस आर पुट इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नो हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो किसी तरह से कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती ही नहीं। सही है, समझ गए? और दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, क्योंकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते एसिड से। डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। तो सेकंड वाला और थर्ड वाला ये रिएक्शन आपको नॉन मेटल्स के केस में करना ही नहीं है। फोर्थ आ जाइए, फोर्थ में भी आपको बस एक ही रिएक्शन देखना है। फोर्थ है, वहाँ पर क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये देखा था। वहाँ पर ये था कि मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो वो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता था, ठीक। और जब डिस्प्लेस कर देता था तो क्या बन जाता था, पहले मेटल ए था, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी था, तो अब क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए सॉरी प्लस मेटल बी, वो मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर क्या है, नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला नॉन मेटल एक कम रिएक्टिव वाले नॉन मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये एक रिएक्शन बस आप कर लीजिए, बाकी ज़रूरत इसकी भी नहीं है, पूछा नहीं जाता पेपर में। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस में एक रिएक्शन बस लर्न करना है और कुछ नहीं करना। सेकंड और थर्ड तो करना ही, फोर्थ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। देखते रहना इसको। पाँचवा देखिएगा, पाँचवा क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स व्हिच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, व्हिच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। अभी कोवेलेंट क्लोराइड कैसे बनेगा, इसमें भी आप ये देखिएगा, दो ही रिएक्शन करवाएंगे इसमें बस। बताओ 10 बजे आ जाइए कुछ नहीं सर, क्यों 12 बजे आना होगा। 10 नहीं सर, 10 बजे तो बस ठीक है। इतनी प्रॉब्लम है हर बार 11 बजे ही की ना, पता नहीं क्या है। 10 बजे ठीक है, फिर 11 उनकी होगी ना, हमसे पहले जाओगे। और अगर एक दिन उठना पड़ जाए तो क्या हो गया, अरे सर मैं कहीं जाती हूँ। कहीं जाते हो हाँ, तो तो इस मैं वजह से 10 बजे 11 सोकर उठते हो। अरे
देखो झूठ पकड़ा गया, आपने बोला कि मैं 10 बजे तो सोकर उठती अरे हूँ। सर अभी मैं क्या बोल सुबह रही 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं 11 बजे आती हूँ। हो? अच्छा हाँ, बताओ। सर वही तो योगा, ध्यान, सेवा पे जाती हूँ। फिर उसके बाद आकर दोबारा सो जाती हूँ, नहीं। फिर 10 बजे उठती हूँ। अभी मुँह से निकला था कि 10 बजे तो मैं सोकर उठती हूँ, इसका मतलब झूठ पकड़ा गया। फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। पता है क्या हो रहा है, मैंने ट्यूसडे को ऑफ रखा था, तो एक आपका बैच है, एक दूसरा बैच है 10th क्लास का, दूसरे वाले तो शरीफ हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 3:30 बजे ही आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद वो 2 बजे सोकर उठते होंगे दोपहर, सुबह 4 या 5 बजे सोते होंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये बड़ी अजीब सा ट्रेंड देख रहा हूँ कि अगर स्कूल नहीं है तो यार हम 12 बजे उठ रहे हैं सो के, 1 बजे उठ रहे हैं सो के, क्या तरीका है? क्या बात कर, 12 बजे सो के उठोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। सर 7 बजे उठता हूँ। अरे 7 बजे, देखो 7 बजे उठ जाता है। सर अगर मैं 5 बजे उठती हूँ ना। सर मैं 5 बजे थोड़ी बुला रहा हूँ, सर अरे तो सर 4 मैं बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे सोकर 6 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे तक क्या करते हो? पढ़ाई। दोनों पढ़ाई भी गाने भी। 2 घंटे में हो जाता है सब, नींद पूरी हो जाती है 2 घंटे में। यस सर, रिफ्रेशमेंट होती है। कमाल है भाई, मुझे तो आज भी 7 घंटे की नींद 12 चाहिए। बजे सर अगर मेरी 7 या 8 घंटे की हो जाती है, पूरा दिन मैं नींद में रहता हूँ। तब देखो नींद में मैं 10 घंटे अलग ही है। क्या हो गया? सर मैं 33% नहीं करेगा। ये तो मिट्टी में खेल कर आ रहे हो कि क्या? पूरे जूतों में मिट्टी का कलर ही चेंज हो गया, ब्लू से मिट्टी के ऊपर। खेल का आ रहा है छोटे बच्चों का। पानी में तो यार सुबह ना थोड़ा जल्दी उठा करो, ये कोई तरीका नहीं है। एक आपका बैच हो गया, दूसरे वाले बैच के तो चलो बात ही छोड़ दो, वो तो 3:30 बजे आने के लिए कह रहे हैं, है ना? 12th वाले भी हैं, 11th वाले भी हैं, 9th वाले, सबको ही 12 बजे आना है। 12 ही बजे बुला लो जी, बस 12 बजे, 5 बजे बुलाओ। सबको ही 12 बजे आना है। अरे तो हम तो बस सबको ही 12 बजे बुला लेता हूँ, है ना? और बस फिर हो गई फिर तो पढ़ाई। 6 बजे बुला लो। 10 बजे आना भी सुबह मुझे नहीं पता, अरे सर मैं 9 बजे बुला लूँगा, फिर ये गलत बात 9 है। बजे मैं होंगी ही नहीं। होंगी ही नहीं। अरे चलो मैं- ये चीज़ तो मैं पूछूंगा, अरे मैं फिर वही- ये तो मैं क्लैरिफाई करूँगा। आठ हाँ 8 बजे इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अरे तो सर 1 बजे बैठो। सर हाँ सर हमें 1 घंटा पहले आपको तो 9 बजे वैसे ही आना है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन में देखिएगा क्या होता है, हाइड्रोजन है, पहला रिएक्शन में ले रहा हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का। सर कल क्या होगा वैसे मैथ्स से साइंस ये साइंस होगा ना, साइंस ये मेटल नॉन मेटल। ट्यूसडे को तो कंपनसेट कर रहा हूँ, ट्यूसडे को मैंने इसकी छुट्टी करी थी ना साइंस की। सर आप मंडे को छुट्टी करोगे? यस, और नहीं तो क्या मेरी बहनें नहीं है? कैसी बात है? क्या कैसी बात है? कज़न भी नहीं है क्या? तो बस फिर ऐसे तो मेरी भी नहीं है। हाँ तो कज़न बहुत सारी है ना, सेम सर। बस घूमते रहना है इधर से उधर जाके घुमाने के लिए। या H2 प्लस Cl2, HCl बन गया। ऐसे ही फॉस्फोरस जो है, दूसरा एग्जांपल फॉस्फोरस का, जैसे हाइड्रोजन को बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं कि डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक स्टेट, यानी कि जिसके 4 एटम एक साथ होते हैं। ये हो गया। तो इसका ये बन जाएगा PCl3। PCl3। और आपको पता होगा कि PCl3 क्यों बन रहा है? नहीं पता? PCl3 क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो 3+ है। ठीक है, फॉस्फोरस की वैलेंसी 15 होता है ना एटॉमिक नंबर। फॉस्फोरस क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो भाई PCl3 हो गया। बस हाँ जी, नहीं रहने दो, आज कुछ ना तबीयत गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैंने धीमा कर रखा है।
टेम्परेचर भी देखो 27 का रखा है उसका। Some phosphorus pentachloride PCl5 is also formed in this reaction। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें थोड़ा सा ना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। तो फॉस्फोरस जो है वो एक्सेप्शनली वो वैलेंसी ना 5 भी शो करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बन जाता है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। नॉन मेटल्स कोवेलेंट क्लोराइड ही क्यों बनाते हैं, याद रखने वाली चीज़ है कि कोवेलेंट क्लोराइड कई बार क्या है ना एमसीक्यूज में आता है, पूछेंगे आयनिक क्लोराइड बना रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड बना रहा है, या कोई क्लोराइड बना ही नहीं रहा है, तो आप ये कहेंगे नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। कोवेलेंट क्लोराइड का मतलब वो शेयरिंग करते हैं, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम ये कहते हैं कि कंपाउंड कोवेलेंट बन रहा है। और अगर आप बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन की, तो वहाँ पर क्या था कि मेटल्स जो है वो आयनिक क्लोराइड्स बना रहे थे। आयनिक क्लोराइड्स में क्या होता है कि एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो होते हैं आयनिक क्लोराइड्स। ये रिएक्शन आपको ना एज इट इज़ लर्न कर देनी है जितने भी हैं। उसके बाद अगला देखिएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना देते हैं। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल के नाम पर देखेंगे तो 2 एग्जाम्पल हैं, एक है सल्फर H2+S। तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा H2S। ऐसे ही दूसरा है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिजेंबलिंग द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ठीक है, सड़े हुए अंडों की पता नहीं कैसी स्मेल होती होगी, वो वैसी ही स्मेल आती है इसकी H2S की। ठीक है, चलिए जी सेकंड देखिएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन N2+3H2, इसमें रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। थोड़ा सा आयरन अगर उसमें डिप कर दिया जाए तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या बनता है NH3। NH3 कौन सी गैस है, अमोनिया। अमोनिया गैस कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, हाँ अरे यूज़ होती है, हर घर में यूज़ होती है। नहीं नहीं, वो तो बेकिंग सोडा तो वो तो अलग चीज़ होगी, वो तो NaHCO3 है। हाँ अमोनिया गैस, अरे तुम तो कुछ बताओ। अमोनिया रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज़ होती है वो अमोनिया होती है। एसी में जो गैस यूज़ होती है वो होता है ना, जैसे हर साल हम एसी की सर्विस कराते हैं तो 1 साल में वो बंदा आता है, वो सर्विस करके जाता है, फिर सर्विस करके जब जाता है तो वो जहाँ पर गैस का कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर के पास का पेच है उसको हल्का सा ढीला कर जाता है वो, ताकि उसकी गैस निकल जाए। फिर वो अगले साल आता है, फिर कहता है बाबू जी इसकी गैस खत्म हो गई, इसमें मैं गैस डालूंगा। फिर वो गैस डालती है, वो थोड़ा सा पेच और ढीला कर जाता है, फिर हर साल उसकी गैस निकलती रहे। ठीक है, और वो हर साल गैस के पैसे लेता ही रहे। तो वो वाली जो गैस होती है वो यही होती है NS3। ठीक है, कभी जब एसी की सर्विस हुआ करे तो साथ में बैठ जाया करो और देखा करो कि वो एक मीटर लेकर आता है, एक मीटर लेकर आता है साथ में, और मीटर उसमें लगाता है, लगाने के बाद गैस खत्म हो गई है इसकी। तो इसके लिए ये यूज़ होता है, पेस्टिसाइड में भी होता है, यस यूज होता है, प्यूरिफिकेशन तो ऑफ उसका वाटर सप्लाईज में भी होता है। वो क्लोरीन होती है। क्लोरीन तो इसका एक तरीका है, हमेशा याद रखिएगा। मैं तो यही करता हूँ कि जब वो चला जाता है मैं देखता हूँ कि कहाँ पर लगा रहा है इसको। ठीक है, उसके जाने के बाद में मेरे पास भी टूल्स है, मैं उसको जो है टाइट कर देता हूँ कि बेटा तू जितना ढीला करेगा मैं टाइट कर दूँगा। फिर अगले साल आता है, देखते हैं गैस वैस निकली नहीं कुछ इसकी, कहता है कि थोड़ी सी लीक तो हो रही है, ठीक है थोड़ी सी को तो मैं झेल लूँगा, इतना तो मेरे को ठंडक की ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो, टाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे कभी भी एसी की सर्विस की ज़रूरत पड़े, कुछ तो वो कर्म कर ही जाते हैं, सारे के सारे गड़बड़ कर जाते हैं, बेईमान होते हैं ना। तो आप देख लेना कि जब भी वो नट जोन सा टाइट करते हैं ना, उसको उसके जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा दोबारा कर दिया करो, तो निकलेगी नहीं। भाई पढ़ा लिखा होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना लल्लू पंजू लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। एक बार और हुआ था ऐसे ही काम, और एसी वाले ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो एसी नया लिया था और पुराना वाला बहुत पुराना था, ख़राब हो गया था। अब वो ख़राब हुआ तो वो कहने लगा कि वो मैंने मना करा था
कि आप 3 से 9 के बीच में मत आना, उस टाइम मेरी क्लास होती है। उनको वही करना होता है जो आप मना करते हैं। 3 से 9 मना करा है, कुछ बात है, अब तो इसी टाइम है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये बचपन से साइकोलॉजी होती है किसी की, अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं ना बेटा सब कुछ करिए बस ये काम मत करिए, तो बच्चा जब जाएंगे ना पेरेंट्स यार यही करके देखते हैं आज तो कुछ तो बात होगी, मना क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। वही है 3 से 9 मना कर रहे थे, इसी टाइम होगा आगे उसी टाइम मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर, पढ़ा रहे हैं तो वो जैसे वो होते हैं ना मुर्गी के जो पंख पकड़ते हैं उसको मुर्गी को ऐसे लटका कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है जो स्टेबलाइजर था वहाँ पर, जो स्टेबलाइजर लगा हुआ था उसको ऐसे लटका कर ले जाता तार से पकड़ के। भाई स्टेबलाइजर इतना हैवी है उसका तार पकड़ के ऐसे लटका के, मैंने कहा भाई ये कहाँ ले जा रहा है, अरे ख़राब हो गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं ख़राब ही झेल लूँगा, कोई बात नहीं, मेरा नया ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा वो भी मैं झेल लूँगा। तो कहने लगे कि ऐसा तो फिर एसी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा फ़ायदा नुकसान मैं झेलूँगा, बट को इसको लगाओ वहीं पर वापस। वो कह रहा भैया ख़राब है ये, थोड़ा सा मतलब गुस्सा दिला दिया बिना मतलब। पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ और फिज़िक्स वालों को ही पढ़ा रहा हूँ जो 12th के बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा दिखा चल निकाल मल्टीमीटर, उसको तभी ये लगने लगा है मल्टीमीटर पता है नहीं। मैंने कहा हाँ लगा, वोल्टेज तो दिखा देना कितनी आ रही है, तो वोल्टेज दिखाएगा, वोल्टेज तो लगा कह रहा ये पावर प्लग नहीं है। मैंने कहा यार एक मामा मत बना जाता। मैंने कहा मैं इसको AC कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्टेबलाइजर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, AC कनेक्ट करेंगे तब पावर प्लग। मैंने कहा लगा कर दिखाया। बाकी बच्चों को बुला लिया, मैंने कहा देखो भाई आपको जो कितनी बार बताया है कि घरों में 220 वोल्ट आती है, कितनी आ रही है, तो डिजिटल था 220। तो मैंने कहा झूठ कौन बोल रहा है साहब, मैंने कहा ये बोल रहा है ठीक। अब मैंने कहा फ्रीक्वेंसी दिखा, तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा मैं बता दूँ तेरे को, अब सुन। मैंने उसका नॉब घुमा कर उसको फ्रीक्वेंसी पर करा, मल्टीमीटर में आप फ्रीक्वेंसी करंट वोल्टेज सब मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिखाई में कितनी आ रही है कि जी 50 हर्ट्ज। मैंने कहा इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, बच्चे बोले पहले से 50 हर्ट्ज, क्योंकि पढ़ा रहे हैं वो हम चीज़, उनको मामा बना रहा बिना मतलब। तो मैंने कहा लगा दे भाई इसको, कुछ नहीं होगा इसको। चिढ़ता हुआ चला गया, लगा कर गया और पैर पटक कर चढ़ा है उस पर सीढ़ी पर भी, ये जो सीढ़ी लगी हुई ना यहाँ पर ब्लैक कलर की रखी, इस पर भी ऐसे चढ़ा जैसे पता नहीं तोड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने कहा चिढ़ गया है। उसके बाद कॉपर का पाइप ले जा रहा, मैंने कहा भाई ये कहाँ ले जा रहा, कह रहा तो ख़राब हो गया ना। मैंने कहा भाई चला जा बेटा, मैं नॉन मेटल भी पढ़ाता हूँ, कॉपर ख़राब होता होगा, वाह जी वाह, क्यों ले जाना था पता है। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज आप रखा करो, क्योंकि कॉपर मार्केट में जो है 650 रुपये किलो बिकता है, 650 रुपये किलो। उसको कुछ नहीं करना, वो जो थोड़ा सा कॉपर है वो ले जाकर उसको विमल पान मसाला खरीदना, बस दाने दाने में जुबा केसरी, वही केसर कदम वो लेना उसके लिए बेवकूफ़ बना कर जा रहा है। फिर कहेगा नहीं जी ये वाला पाइप खरीद लो ये ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी सी जानकारी रखा करो, नहीं तो ये ऐसे ही आते हैं पागल बनाते हैं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं, राजनगर एक्सटेंशन में कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं, उनको लगता है यहाँ सारे पागल ही रह रहे हैं, ऐसे कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, कमाल। अच्छा अगला देखना जरा क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग चूज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड स्टेट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर चॉइस। बताना भाई जरा, ग्रेफाइट मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है। हाँ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों? क्योंकि पेंसिल में होता है, क्योंकि पेंसिल में यूज़ होता है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है उसका? सुनिए, इन्होंने बोला कि एंड स्टेट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर चॉइस। तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन की 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो डायमंड या फिर ग्रेफाइट। तो आपको पता है कि कार्बन तो नॉन मेटल है, इसलिए ये नॉन मेटल है। तो आप क्या कहेंगे, आप नॉन मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी लिख देंगे, कोई भी प्रॉपर्टी चिपका दो यहाँ कि ये ग्रेफाइट जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, खत्म, लिख दो। इन्होंने क्या लिखा, देखिए कार्बन यूजुअली, ग्रेफाइट और कार्बन यूजुअली फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। तो जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए। अगला देखिए सोडियम, जो सोडियम है मेटल है, इसमें आप क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाए, बताओ। थर्ड है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस क्या करेगा, इसमें भी कह दीजिए एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा।
ये पता है नॉन मेटल तो है ही। अच्छा नॉन मेटल का पता कैसे चलता है? वो जो बीज आपको लिखवाए थे वो ही ली बे ब क न फ मैंने लिखवाए थे ना बीज Yes, patterns। yes, ये लिखवाए हैं। बीज एलिमेंट्स लिखवाए थे ना, तो वो जो कंपाउंड नहीं एलिमेंट्स, तो बीज एलिमेंट्स जो हमने लिखवाए थे उनमें आप ये देखिएगा कि फास्फोरस की वैलेंसी एक्चुअली फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना बन रहा है 2 + 8 + 5 तो 5 है। इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है एनायन होता है, यानी कि नॉन मेटल। अगला हीलियम। हीलियम बताइए क्या होगा? तो गैस नॉन मेटल तो होगा बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब गैसेस जितनी भी हैं सारे के सारे नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। सर नोबल गैस के और भी कोई एग्जांपल? आर्गन हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन। सर इसमें हम ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो वो आयंस कौन से प्रोड्यूस करेंगे। हाँ ये भी जो भी हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, आप ये कह सकते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हैं नॉन मेटल। ठीक है भाई, बस जी इतना करिए और कल सुबह आप लोग 10 बजे आइए। अरे सर 10 बजे। साढ़े 10 बजे आना है। अरे सर मैं बस थैंक यू सर। नहीं आना है 10 बजे आना है, ये गलत बात है। एक ही दिन तो बुला रहा हूँ कौन सा। अरे सर मैं 10 बजे आना हाँ 10 बजे आना है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।